मेड है, कोरोना कब आया था, कोरोना का क्या संचालन है, तो हम आपको पूरी वीडियो बताते हैं विस्तार से। तो गाइस वीडियो स्किप मत करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ये रहा हमारा चैनल, ऑल कर दीजिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के। तो एक काम करते हैं, हम आपको बता देते हैं आपको क्या करना है। तो एक बार देखिए, आज से कुछ महीने पहले मैंने इस चैनल पर कोरोना वायरस के बारे में एक वीडियो बनाई थी। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में हालात काफ़ी बदल चुके हैं, पर एक सवाल जिसका जवाब आज भी हमारे पास मौजूद नहीं है, वो ये कि क्या इस बीमारी के फैलने के पीछे वाकई एक नेचुरल कॉज है या फिर ये वायरस एक मैन मेड आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस के ज़रिए दुनिया में लाया गया है। आज इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको याद होगा 2014 में एक इबोला नाम की बीमारी दुनिया के सामने आई थी, जो कि बिल्कुल इस कोरोना वायरस की तरह ही एक वायरस था, जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट की वजह से अफ्रीका में बुरी तरह से फैल रहा था। और इस तरह की बीमारी में एक ऐसा वक्त होता है जब इसका जन्म होता है, एक ऐसा ओरिजिन पॉइंट होता है जहां से इस वायरस के फैलने की शुरुआत होती है। और जो भी इंसान इस वायरस का सबसे पहला शिकार होता है उसे पेशेंट ज़ीरो कहा जाता है। इसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नाम के एक साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसी प्रोसेस के ज़रिए इबोला, जो कि आज के कोविड-19 से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी थी, उसके पेशेंट ज़ीरो को अफ्रीका के एक गरीब देश में भी सिर्फ कुछ ही वक्त में आइडेंटिफाई कर लिया गया। इबोला के केस में ये पेशेंट ज़ीरो एक 2 साल का बच्चा था जिसका नाम एमाइल वमानो था, जो कि अफ्रीका के एक देश गिनी के एक छोटे से गांव में अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। एमाइल अपने गांव में ही एक इन्फेक्शियस फ्लूइड के कांटेक्ट में आया था, जिसकी वजह से उसने दिसंबर 2014 में इस इबोला वायरस को कैच कर लिया था। इस बीमारी से इन्फेक्ट होने के बाद एमाइल और उसकी फैमिली के 3 मेंबर्स, उसकी सिस्टर, उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर, जनवरी 2015 में अपना दम तोड़ देते हैं, क्योंकि यह डिजीज़ एमाइल के ज़रिए उसके फैमिली तक पहुंच चुकी थी। और इसी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की वजह से इबोला की ये बीमारी अफ्रीका के इस पूरे गांव में फैल जाती है। अब आपको समझना होगा कि किसी भी बीमारी में इस लेवल की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद होना एक सिग्निफिकेंट एविडेंस होता है कि ये वायरस आखिर आया कहाँ से, जो कि ये दिखाता है कि ये वायरस वाकई एक नेचुरल रीज़न, एक नेचुरल कॉज की वजह से ओरिजिनेट हुआ है और इसके पीछे कोई भी मैन मेड या आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस मौजूद नहीं है। अब मैं आना चाहूँगा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के ऊपर, जिस बीमारी की वजह से आज दुनिया भर में 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके ऊपर दुनिया की एडवांस्ड कंट्रीज़ दिन रात रिसर्च कर रही हैं। आज इस वायरस को दुनिया के सामने आए 8 महीने हो चुके हैं। आज तक कोरोना वायरस का पेशेंट ज़ीरो नहीं मिल पाया है। आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस बीमारी की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई और कैसे हुई, जो कि इस वायरस के ओरिजिन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि अब आप हैरान होने वाले हो कि इस कोविड-19 के रूट कॉज को लेकर कितने सारे झूठ बोले गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने 31 दिसंबर 2019 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कोरोना वायरस के चाइना में फैलने की जानकारी दी, जहां पर चाइना ने दुनिया को ये बताया कि ये वायरस वुहान नाम के एक शहर में मौजूद एक सी फूड मार्केट से ओरिजिनेट हुआ है। और तकरीबन 40 लोग जो इस मार्केट से एक्सपोज्ड हुए थे, उन्हें इस बीमारी के इनिशियल पेशेंट्स माना गया था। ये है चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो कि अफसोस एक झूठ निकला। असलियत में कोविड-19 का सबसे पहला पेशेंट 17 नवंबर 2019 को सामने आया था, यानी चाइना के क्लेम से 40 दिन पहले ही। पर हैरानी की बात यह है कि कोविड-19 का सबसे पहला रिकॉर्डेड पेशेंट, जो कि एक 55 साल का शख्स था, वो वुहान शहर से कोसों दूर हुबे प्रोविंस के एक इलाके में रहता था, जिसका वुहान के सी फूड मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं था। तो आखिर इस शख्स तक ये वायरस पहुंचा कैसे? इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं। पर आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि ये शख्स जो 17 नवंबर 2019 को इस वायरस से पहली बार इन्फेक्ट हुआ था, क्या यही शख्स इस कोरोना वायरस का पेशेंट ज़ीरो है? इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा इस शख्स के DNA पर जेनेटिक एनालिसिस करने पर पता चला कि इस शख्स को भी ये वायरस किसी दूसरे इंसान से मिला है ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट के ज़रिए। और वो दूसरा इंसान कौन है, ये आज भी एक राज बना हुआ है। इस तरह की लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होना एक इशारा है कि आज भी बहुत कुछ है जो हमें गवर्नमेंट ने नहीं बताया है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि ये वायरस कंप्लीट नेचुरल रीजंस की वजह से ओरिजिनेट हुआ है। खैर, अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर ज़रूर करें, बिकॉज वी आर सो क्लोज टू हिटिंग दैट 300,000 सब्सक्राइबर्स मार्क। अब इसके अलावा मैं एक दूसरा फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा।
आपको याद होगा अभी रिसेंटली कोरोना वायरस को लेकर की गई प्रेडिक्शंस के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी, जहां पर लोग दो ऐसी बुक्स का नाम ले रहे थे जिसमें काफ़ी सालों पहले ही इस कोविड-19 के बारे में प्रिसाइजली बता दिया गया था। इन दो बुक्स में से एक बुक है सिल्विया ब्राउन की 2008 में लिखी गई बुक जिसका नाम एंड ऑफ द डेज था, जिसमें यह तक बता दिया गया था कि एग्जैक्टली 2020 में एक रिस्पिरेटरी डिजीज सामने आएगी जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के जरिए बहुत फैलेगी, जिसके चलते काफ़ी लोगों की मौत होगी। और दूसरी बुक है डीन कूंट्ज की 1981 में लिखी गई बुक जिसका नाम द आइज ऑफ द डार्कनेस था, जिसमें चाइना के उसी वुहान शहर में एक वायरस के ओरिजिनेट होने की प्रेडिक्शन की गई थी। लेकिन मैं आज इस वीडियो में इन दोनों में से किसी भी बुक की बात इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों किताबें सिर्फ एक फिक्शनल नॉवेल यानी एक कहानी ही हैं, और मेरी रिसर्च इतनी कमज़ोर नहीं है कि मैं एक वीडियो में एक कहानी को एज अ फैक्ट प्रेजेंट करूं। क्योंकि अब मैं आपको खुद चाइना के मिलिट्री में मौजूद एक आर्मी ऑफिसर के स्टेटमेंट्स दिखाने वाला हूं, जिसमें उन्होंने खुद ये बताया है कि एक ना एक दिन चाइना ये कदम ज़रूर उठाएगा। वांग जिंगजू, जिनका जन्म 1954 में चाइना के एक शहर गुआन में मौजूद एक मिलिट्री फैमिली में हुआ था, उन्होंने 1970 में 26 साल की उम्र में चाइना की आर्मी ज्वाइन की थी। वांग जिंगजू एक काबिल इंसान थे जिन्होंने आगे चलकर आर्मी में सेक्शन डिप्टी हेड, रेजिमेंट पॉलिटिकल कमिश्नर जैसी पोजीशंस हासिल करने के बाद सीनियर कॉलोनल की रैंक हासिल करी, और ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने साल 1999 में एक मिलिट्री डॉक्यूमेंट लिखा था, जिसे बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर का नाम दिया गया है। इस किताब में उन्होंने उन मिलिट्री वॉरफेयर टैक्टिक्स के बारे में बताया है जिनके ज़रिए चाइना यूएसए को बर्बाद कर सकता है। वांग जिंगजू बताते हैं कि चाइना कभी भी यूएसए को डायरेक्ट वॉर में नहीं हरा सकता, इसलिए यूएसए की इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए, एक ग्लोबल डोमिनेशन हासिल करने के लिए चाइना को अलग अलग वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना होगा, और इन टेक्निक्स में बायो वॉरफेयर भी शामिल है। जो लोग नहीं जानते बायो वॉरफेयर क्या होता है, तो ये जंग में इस्तेमाल होने वाला एक मेथड है जिसमें दुश्मन देश के ऊपर इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस के ज़रिए हमला किया जाता है ताकि उस देश में बीमारी फैल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो, जो कि अल्टीमेटली उस देश की इकोनॉमी बर्बाद कर देता है। अब आप इस किताब अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर को आज की सिचुएशन से कंपेयर करके देखो कि किन किन देशों को आज सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, तो आप देखोगे कि आज इस चाइना से ओरिजिनेटेड कोरोना वायरस से 3 देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, यूएसए, ब्राज़ील और इंडिया। और इन 3 देशों में से 2 देश ऐसे हैं जिन्हें चाइना हमेशा से अपना दुश्मन मानता आया है, जो कि है यूएसए और इंडिया। आप खुद सोच कर देखो, चाइना जहां इस कोविड-19 का जन्म हुआ था, उस देश से ये बीमारी सिर्फ 2 महीनों में ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और सिर्फ 2 महीनों में ही वो देश दोबारा अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर लेता है। पर उस देश से हज़ारों किलोमीटर दूर वेस्टर्न कंट्रीज़ में 8 महीने के बाद भी ये बीमारी कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। हज़म हो रही है बात? आपके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि इस लेवल की कंटेजियस डिजीज़ को किसी भी तरह के मेजर के ज़रिए सिर्फ 2 महीनों में कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी तब जब ये बीमारी आपके ही देश से ओरिजिनेट हुई हो। मैंने इस किताब अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर को ढूंढने की कोशिश करी थी, आप चाहें तो ख़ुद भी इस किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। अप्रैल 2020 में जब दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ ने इस वायरस के ओरिजिन, इसके सोर्स को पता लगाने के लिए चाइना पर प्रेशर डाला, तो चाइना ने किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाइना में आकर कोरोना वायरस के सोर्स को ढूंढने की इजाज़त देने से साफ मना कर दिया। और चाइना ने ऐसा सिर्फ एक बार नहीं किया, इसके बाद दोबारा मई 2020 में इस इन्वेस्टिगेशन की परमिशन चाइना से मांगी गई, पर चाइना ने फिर से वही जवाब दिया कि वो किसी भी तरह के रिसर्च या प्रोब की इजाज़त नहीं देने वाला। लेकिन फाइनली अब जून 2020 में चाइना ने सिर्फ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम को चाइना आकर इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त दी, वो भी सिर्फ वुहान शहर के अंदर। वुहान के अलावा ये टीम कहीं और रिसर्च नहीं कर सकती। और इस चीज़ के सबूत में अब और भी कई मल्टीपल सोर्सेस सामने आ चुके हैं, क्योंकि खुद चाइना के ही कई डॉक्टर्स ने विसल ब्लोअर बनकर ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास कोरोना वायरस के मौजूद होने की खबर काफ़ी पहले ही आ चुकी थी, पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया। और इन्हीं विसल ब्लोअर्स में से एक हैं हांगकांग की वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंगयान।
जिन्होंने इसी हफ्ते एक इंटरव्यू में बताया कि चाइना ने एक बहुत ही हाई लेवल कवर अप गेम खेला है इस वायरस को छुपाने में। डॉक्टर यान ने बताया कि वो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में इस वायरस के बारे में रिसर्च कर रही थी, जहां पर उन्हें इस बीमारी की खबर इसके बुरी तरह से फैलने से पहले ही मिल चुकी थी। रिसर्च के दौरान वो सिर्फ मेनलैंड चाइना में मौजूद साइंटिस्ट के साथ ही डिस्कशन कर पा रही थी, क्योंकि चाइना ने किसी भी बाहर के रिसर्चर को इस बीमारी की जानकारी देने से मना कर दिया था। लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने अपने कलीग्स के बिहेवियर में एक अजीब बदलाव देखा। उन्होंने नोटिस किया कि वो इस वायरस के बारे में बात करने से डर रहे हैं। इनफैक्ट डॉक्टर यान ने यह भी बताया कि उनके एक सुपरवाइजर ने उन्हें शांत रहकर अपना ध्यान रखने को कहा, और इसी डर की वजह से उन्होंने देश यानी चाइना छोड़ने का फैसला लिया। इंटरव्यू में बताई गई बातों में डॉक्टर यान ने यह भी मेंशन किया कि वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और चाइना के बीच हो रहे करप्शन से काफ़ी वाकिफ थी, इसलिए जान की परवाह करते हुए वो अब वापस चाइना नहीं जाना चाहती। आपको इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि चाइना में सालों पहले 2002 में भी बिल्कुल एक ऐसी ही बीमारी सामने आ चुकी थी, जो कि एग्जैक्टली कोरोना वायरस से सिमिलर थी, जिसका नाम था SARS यानी सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें तकरीबन 750 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके बावजूद भी जब आज का ये कोविड-19 पहली बार 17 नवंबर 2019 को सामने आया, जब नवंबर से ही इस बीमारी के केसेस सामने आने लगे थे, तो आखिर क्यों चाइना ने एक महीने बाद 31 दिसंबर को दुनिया को इसकी जानकारी दी? आखिर क्यों नवंबर से ही हुबे प्रोविंस और वुहान शहर के लोगों को बाहर देश में और बाहर देश के लोगों को वुहान शहर में ट्रैवल करने से नहीं रोका गया? आखिर क्यों इस वायरस को 40 दिन तक दुनिया भर में फैलने दिया गया? है कोई जवाब इसका? कई सारी बातें अभी भी ऐसी हैं जिन्हें मैं चाह कर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं श्योर हूँ कि वीडियो डिलीट हो जाएगी। मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी वक्त से मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे थे, पर मैं वेट कर रहा था कि इस बीमारी के सोर्स के बारे में कुछ डिटेल तो निकल कर आएगी ही। जब 8 महीने से भी ज़्यादा गुजर गए उसके बाद भी कुछ सामने नहीं आया, तो मैं समझ गया कि अब सारी इन्फॉर्मेशन ठिकाने लगा दी गई हैं। मैं एक्चुअली हैरान हूँ कि इन सभी चीज़ों के सामने होने के बाद भी कुछ लोग कितनी आसानी से यूट्यूब पर कह रहे हैं कि इस वायरस के फैलने के पीछे कोई भी मैन मेड या ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ये टोटली नेचुरल है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के लिए और मेरे लिए ये 3 काम ज़रूर करते जाएं। पहला लाइक, दूसरा कमेंट और तीसरा शेयर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, जितना ज़्यादा हो सके इस बीमारी से बचने की कोशिश करें। और लास्ट में एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि इस वक्त जब हम सब सिर्फ इस बीमारी से गुजर रहे हैं, वहाँ आसाम के लोग इस बीमारी के साथ साथ एक बहुत ही बुरे फ्लड यानी बाढ़ से जूझ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो लोग भी कैपेबल हैं, दूसरों की मदद करने लायक हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ आसाम चैरिटी के लिए डोनेशंस की लिंक दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उन लिंक्स के ज़रिए आसाम की मदद कर सकते हैं। आपने देख लिया कि क्या कह रहे हैं ये, और तो लाइक करें मेरी वीडियो को। ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है, और मैं अभी कल एक और वीडियो डालूंगा इसके ऊपर, जो मैं बोलूँगा, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने रिसर्च करी है, मैं सोचा इसके ऊपर आज वीडियो बनाएं। तो आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और मैं कुछ बातें यहाँ नहीं कह सकता, इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। धन्यवाद।